दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में आजादी के संघर्ष या फिर उसके बाद की स्थितियों को याद कर लीजिए, या फिर राजनीतिक सत्ता ने इस देश के भीतर में जब इमरजेंसी लगाई, या राजनीतिक मुद्दों को लेकर मंडल कमंडल को लेकर सियासत सड़क और संसद के ऊपर लगातार रेंगती चली गई। हर दौर को याद कर लीजिए, वो बोफोर्स घोटाला भी हो सकता है, अमतुले कांड भी हो सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांड भी हो सकता है। हर वक्त मीडिया की मौजूदगी फोर्थ स्टेट के तौर पर आपको जरूर नजर आई होगी, और उस वक्त की राजनीतिक सत्ता ने हमेशा कुछ नए मुद्दों को सामने लाने की कोशिश की होगी। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि दरअसल भारत की पॉलिटिक्स शॉर्ट टर्म मेमोरी के हिसाब से चलती है, और हर नया मुद्दा पुराने मुद्दे को या तो ढक लेता है, या राजनीतिक सियासत नए मुद्दे के आश्रय दोबारा खुद को खड़ा कर लेती है। लेकिन इतिहास और अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, और आज इस बात की जरूरत कहीं ज्यादा है जब इस बात का जिक्र है कि भारत का मीडिया मौजूदा वक्त में क्यों पंगु सा हो गया है, वो रेंगने क्यों लगा है। और दूसरी तरफ एक सवाल यह भी है कि गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक और 20 बरस के कालखंड के दौर में सिर्फ और सिर्फ सफलता ही जुड़ती चली गई, और राजनीतिक सत्ता को लगातार पाना और मुद्दों को लगातार राजनीतिक जीत तले दफन करते चले जाना, यह स्थिति भारतीय राजनीति की रही है। इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि आज एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस को समझने की जरूरत शायद इसलिए है क्योंकि भारत के भीतर का इंटेलेक्चुअलिज्म जो है, बुद्धि बौद्धिकता जो है, वो लगता है जैसे समाप्त हो गई है। साहित्यकार हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, वकील हो, हर जगह पे जो भी सक्षम अपने तौर पर किसी भी कालखंड में नजर आता रहा, किसी भी मुद्दे के वक्त नजर आता रहा, बीते 10 बरस से आप देखिएगा एक खामोशी पूरे देश ने ओढ़ ली है। और शायद इस खामोशी के पीछे इस फोर्थ स्टेट का खत्म होना भी है, और इसका एक सिंगुलर पिलर के तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराना भी है। और यह बीते 10 बरस में बहुत तेजी से हुआ है। 2010 के बाद से स्थिति में भारतीय मीडिया को जब आप परखेंगे तो सवाल सिर्फ 2014 भर का नहीं है। तो एक 10 बरस का मीडिया है, और दूसरी तरफ 20 बरस की ऐसी सत्ता है जिस दौर में इस देश में सबसे ज्यादा ऐसे मुद्दे उठे जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समूची दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा, कभी गुजरात की तरफ, कभी दिल्ली की तरफ। और राजनीतिक सत्ता के केंद्र में एक ही शख्स रहा। 20 साल के राजनीतिक सफर में आप नरेंद्र मोदी को कैसे याद करेंगे? गुजरात दंगों को लेकर याद करेंगे, या फिर जो इनकाउंटर्स हो रहे थे उसको लेकर याद करेंगे? गुजरात के मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेल दिया गया उसको लेकर याद करेंगे? वाइब्रेंट गुजरात जिसके जरिए एक इकोनॉमिक मॉडल बताने की कोशिश की गई, लाया गया या नहीं लाया गया उस दिशा में नहीं सोचा गया, बल्कि उसका जो भी प्रचार प्रसार था उसका जिक्र करेंगे? किस बात का आप जिक्र करेंगे जब उस लगातार 2001 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जब नरेंद्र मोदी जिन बातों का जिक्र गुजरात से कर रहे थे, और करते करते जब वो 15 अगस्त 2013 को भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में भी जिन बातों का जिक्र था वो दरअसल था नहीं, सिर्फ जिक्र था। मसलन यूनिवर्सिटीज के जो आंकड़े बताए जा रहे थे वो गलत थे, एजुकेशन को लेकर जिक्र किया जा रहा था वो गलत था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिक्र किया जा रहा था वो गलत था, वाइब्रेंट गुजरात के जो डाटा दिए जा रहे थे वो गलत थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस कालखंड में भी मीडिया दरअसल इस रूप में एनालिसिस कर पाने में सक्षम नहीं था, या फिर भारत की राजनीतिक सियासत के भीतर राजनीतिक दंगे जो हुए, और जिस रूप में गुजरात के दंगे हुए, उसमें भी एक मसीहा को खोजने की कोशिश उस वक्त भी हो रही थी। और यह सफर लगातार 2013 तक जारी रहा, और 2013 के बाद जब आप इस कालखंड में आएंगे जब दिल्ली की सियासत पर गुजरात के मुख्यमंत्री आकर बैठ गए, तो उस 20 बरस के 6 बरस का अंतराल जो है, इसमें आपके जहन में नोटबंदी आएगा, आपके जहन में जीएसटी आएगा, आपके जहन में बैंकों का बढ़ता हुआ एनपीए आएगा, इस दौर में डिरेल्ड हो चुकी इकोनॉमी भी आएगी, इस दौर में इस देश के खनिज संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच देने की स्थिति भी आएगी। सब कुछ
विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर देने की चिंतन से भी आप प्रभावित होंगे। लेकिन इस दौर में आपको 370 भी याद आएगा, आपको यह भी आएगा 3 तलाक को लेकर क्या निर्णय लिए गए, आपको यह भी याद आएगा कि किस तरीके से राम मंदिर बनने की दिशा में कदम बढ़ गए। सफलता और असफलता के बीच खड़े होकर जरा आज 2 बातों को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि भारत के भीतर ऐसी परिस्थिति बन गई जो हिटलर काल में कंसंट्रेशन कैंप के भीतर भी, जो कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर दिए जाते थे, उनके पास भी एक विचार था, और जो बंद कर रहे थे उनके पास भी एक विचार था। विचारों का एक टकराव था, बौद्धिकता का एक टकराव था, एक सोच थी। लेकिन भारत में कोई कंसंट्रेशन कैंप नहीं बना है। भारत में तो डेमोक्रेसी है, भारत में तो चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी विचार गायब हो गए, इंटेलेक्ट गायब हो गया, बौद्धिकता खत्म हो गई, कहीं पर तर्क शक्ति गायब हो गई। और यह परिस्थिति होते होते एक ऐसी स्थिति में आ गई है जहां पर आप मौजूदा वक्त में अगर मीडिया का एनालिसिस जब करना शुरू करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला सवाल यही उठकर आता है कि दरअसल किस चीज पर चर्चा करें। वहां तो सड़क पर रिपोर्टर लड़ रहे हैं, वहां तो चैनल पर खड़े होकर एक दूसरे चैनल के खिलाफ गाली गलौच वाले शब्दों का इस्तेमाल करने की स्थिति आ गई है। वहां तो बहुत साफ विचार है कि हम इधर खड़े हैं या उधर खड़े हैं। यह परिस्थिति क्यों पहले नहीं थी और यह परिस्थिति अभी क्यों है? और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी साहित्य का दखल पहले था, अब क्यों नहीं है? पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने अपने तरीके से प्रोफेशनल्स अपनी लेखनी, अपने दिमाग, अपनी बौद्धिकता का एहसास पूरे समाज को कराते थे, अब वो कहां गायब हो गया? और भारत जैसे देश में जहां पर एक बड़ा तबका जो शायद स्कूल नहीं गया है, कॉलेज नहीं गया है, उस तबके में जन जागरण तो नहीं कहें लेकिन बौद्धिक तौर पर सक्षम करने की स्थिति मीडिया की ही तो रही है। और मीडिया की भूमिका शायद इसीलिए आजादी के आंदोलन से पहले से लेकर आप लगातार हर इशू के इर्द गिर्द चलेंगे तो मीडिया की मौजूदगी का एहसास आपको लगातार होगा। आज आप सिर्फ यह भी नहीं कर सकते हैं कि यह बिजनेस का खेल है। यह सही बात है कि भारत की जीडीपी नीचे जाती है लेकिन मीडिया का ग्रोथ रेट ऊपर जा रहा है। यह भी सही बात है कि इंडिविजुअल लेवल पे मुनाफा सत्ता के जरिए मीडिया इंस्टीट्यूशंस को कॉम्पिटिटिवली ज्यादा मिलने लगे हैं, यह भी सही है। लेकिन सवाल है कि वह इंटेलेक्चुअलिज्म क्यों गायब हो गया, वो बौद्धिकता क्यों गायब हो गई? लोग क्यों कतराने लगे हैं अखबार लेने से, क्यों कतराने लगे हैं न्यूज चैनल को चालू करने से भी घरों में? ऐसी स्थिति कौन सी आ गई है? तो ये एक आज उस शायद इतिहास और इकोनॉमिक्स की परिस्थितियों में एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करने की जरूरत है। और इस लॉन्ग टर्म एनालिसिस के दायरे में हमको लगता है कि आपको एक लकीर 10 बरस पहले 2010 के दौर की खींचनी ही होगी। उस समय क्या हो रहा था? कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर हंगामा था, उसके तुरंत बाद 2G स्कैम आ गया, उसके तुरंत बाद कोयला स्कैम आ गया जो कोल ब्लॉक्स को जो बांटा गया। लेकिन और इन सारे घपले घोटालों का जिक्र जो लंबी फेरिस्त बनाई गई और इस देश में राजनीतिक सत्ता पलटी, उस सत्ता को पलटाने में भी मीडिया की जो भूमिका 2010 में चल रही थी वह 2014 के बाद थम क्यों गई? पहला सवाल यह होगा। दूसरा सवाल, उस दौर में जिन इश्यूज को जिन सबूतों के आश्रय उठाया गया उन सबूतों को क्यों नहीं मांगा गया नई सरकार से, जो नया सत्ता परिवर्तन हुआ? कि आप जो कह रहे थे कॉमनवेल्थ में कलमाड़ी साहब कहां पर हैं, जेल में क्यों नहीं है? उस दौर में जिन सड़कों का जिक्र हो रहा था, दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण का जिक्र हो रहा था, मौजूदा वक्त में तो दिल्ली की सबसे बेहतरीन सड़क अगर बनाएंगे तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स के समय जो बारापुला पुल बना है वह शायद शानदार सड़क के तौर पर उसकी पहचान है। उस समय जो भी यहां पर वृक्षीकरण जो किया गया दिल्ली में, जिसके जरिए प्रदूषण को थामा गया, एक अच्छा काम है, इनकार कहां है? लेकिन इसका मतलब है क्या वो सब फेक चल रहा था? 2G स्कैम में क्या वो परसेप्शन की लड़ाई थी? कोल ब्लॉक्स क्या वो परसेप्शन की लड़ाई थी? तो एक परसेप्शन उस वक्त भी मीडिया एनालिसिस क्यों नहीं कर पा रहा था? और उससे पहले मीडिया जब गुजरात के सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे थे 15 अगस्त 2013 को, उस भाषण को जब आप निकालेंगे और मौजूदा वक्त में गुजरात के उस इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन, बिजली, हेल्थ, सारी सर्विसेज से जब कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा वह भी
फैक्ट नहीं था, भाषण भी। तो इसका मतलब है कि उस समय भी मीडिया ने गड़बड़ी की थी। मीडिया में जो भी मौजूदगी रही होगी, जिसकी भी, हम लोग की भी मौजूदगी थी, वो गड़बड़ी उस दौर काल, उस कालखंड से शुरू हुई है और उसी स्ट्रक्चर पे ये सुपर स्ट्रक्चर बनके मौजूदा वक्त का आकर खड़ा हो गया है। एक ऐसा सुपर स्ट्रक्चर जिसका जो बेस था, वो बेस दरअसल एक तरफा था, सिंगुलर पिलर के तौर पर अपने आप को देखना था। ये फोर्थ स्टेट नहीं था, ये 3 स्टेट को खारिज करने के बाद अपने आप को एक पिलर के तौर पर बताते हुए कि हम सिंगुलर पिलर हैं और यही डेमोक्रेसी है। इस स्थिति में देश के भीतर में मीडिया 2010 के बाद से चलना शुरू होता है। उसने उस वक्त भी एनालिसिस नहीं किया, उससे पहले भी चीजों को नहीं परखा। गुजरात को लेकर हम लोग कह सकते हैं कि वो शायद रीजनल जर्नलिज्म हो सकता है, लेकिन गुजरात ने पूरे देश को, वाइब्रेंट गुजरात के दौर में 2007-8 से जो शुरू होता है वाइब्रेंट गुजरात, उस समय जितने भी एनओसी हुए, जितने भी कैपिटलिस्ट वहां पर गए, जिन्होंने भी कहा हम लगाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और एग्रीकल्चर का ढांचा जो बताया गया, वो सारी चीजें आज भी वहां नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस पीरियड में भी चीजें इस रूप में पेश की जा रही थी। मीडिया की भूमिका उस वक्त भी शायद सत्ता के अनुकूल होना या शॉर्ट टर्म मेमोरी के सहारे ही जीना भर था क्या। और ये वो सफर होता है जहां पर चीजें छूटती चली जाती है। उस समय के जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, वकील थे, साहित्यकार थे, वो लोग क्या कर रहे थे, क्या क्यों नहीं इस बात की दिशा में एनालिसिस कर पा रहे थे। इसका मतलब बहुत साफ है, ये इंटेलेक्चुअलिज्म भारत में बहुत धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता ने खत्म किया है। और शायद इसका सबसे पिन पॉइंट, अगर कोई एक पॉइंट 0 से जहां से आप शुरू करते हैं, वो 92 6 दिसंबर आपको रखना होगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद की जो परिस्थिति इस देश में बनी, उसके बाद जो चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो या उग्र हिंदुत्व की सोच हो, उसमें हर कोई एनालिसिस नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा था। और ये एनालिसिस ना करने की स्थितियों ने इस देश की उस पूरे स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया, जो कि आजादी के बाद से भारत में बहुत धीरे धीरे हर राजनीतिक सत्ता ने अपने तौर पर डेवलप भी किया था, और दुनिया ने भी भारत को एक मार्केट के तौर पर देखते हुए उसमें अपनी पूंजी भी लगाई थी। लेकिन आज भारत कितने बरस पीछे चला गया है। इस एहसास को जब आप समझना शुरू करेंगे तो हमको लगता है कि आप इन बातों का जरा जिक्र कीजिए, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है कि हम लोग एक व्यक्ति के 20 साल के सफर को जब देखते हैं तो उसमें वो सारे इशू पूरी दुनिया में रेंगते हैं। यहां तक कि अमेरिका तो वीजा तक नहीं दे रहा था गुजरात के मुख्यमंत्री को, और दुनिया के बहुत सारे देशों ने रोक लगा दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री को आप वीजा देने से नहीं रोक सकते हैं किसी भी, वो राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। और प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के, राजनाथ सिंह जब अमेरिकी यात्रा पर गए थे तो वहां पर उन्होंने एक समुदाय को संबोधित करते हुए खुले तौर पर कहा था, कब तक वीजा नहीं दीजिएगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब तो आपको वीजा देना ही पड़ेगा। ये शब्द है राजनाथ सिंह के वहां पर गए हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी हम अपने देश के भीतर की उन परिस्थितियों को समझे, जो बहुत साफ बताता है कि पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए जो मीडिया था वो दरअसल सत्ता के परसेप्शन को बनाने लगा, या उसके साथ खड़ा हो गया, या फिर उसने एनालिसिस ही करना जब बंद कर दिया तो उसका जो पूरा विस्तार देश में था, उसी दायरे में हमारा पूरा इंटेलेक्चुअलिज्म क्लास आ गया। चाहे वो हायर एजुकेशन के साथ किसी भी फील्ड का हो, आईआईटी में हो, आईआईएम में हो, कहीं भी हो, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और ये खत्म होते होते एक ऐसी स्थिति में देश आकर खड़ा हो गया जहां पर आपके सामने एक दिवालियापन वाली स्थिति आ गई है, बौद्धिक दिवालियापन की, कि अब हम करें तो क्या करें, कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं। और शायद इसीलिए हमको लगता है जरा इस बात को समझने की जरूर कोशिश होनी चाहिए कि भारत में मीडिया एक बिजनेस के तौर पर डेवलप किया गया इस दौर में, और मीडिया के भीतर की पूंजी लगाना, उससे मुनाफा पाना, उसका ग्रोथ आप देखिए जरा किस रूप में है। इससे कुछ चीजें आपको और साफ होगी, क्योंकि चीन के बाद भारत ही का मीडिया है जिसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है। स्थिति यह है कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के भीतर में 2021 यानी अगले साल तक का जो रखा गया है वो 2.35 लाख करोड़ है, और ये 2024 में बढ़कर 3.7 लाख करोड़ हो जाएगा। इतनी बढ़ोतरी आपके जीडीपी में नहीं होगी, इस देश के डेवलपमेंट में नहीं होगी। यानी जीडीपी नीचे जाएगी, लेकिन मीडिया का अपना ग्रोथ 13.4% के हिसाब से नापा जा रहा है।
13.4% कोई कम नहीं होते। अब इसके भीतर जब आप जाएंगे, जो खास तौर से जो विज्ञापन का ग्रोथ होता है, जो विज्ञापन दिया जाता है प्रचार प्रसार के लिए, 10.62% ग्रोथ विज्ञापन का है। लेकिन लगातार जो पॉलिटिकल विज्ञापन आ रहे थे उसका ग्रोथ लगभग 27% है। यह कल्पना के परे है। यानी सारी चीजें मीडिया को एक मंच के तौर पर स्थापित किया गया कि ये एक डेमोक्रेटिक देश है, इसमें ये फोर्थ स्टेट है, और उस फोर्थ स्टेट को धीरे धीरे डाइल्यूट करते हुए एक ऐसे अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा जहां वो लगे कि लोकतंत्र के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन उसके आश्रय लोकतंत्र नहीं रहेगा। ये कमाल की परिस्थिति है जो इस देश में धीरे धीरे बनी है। और शायद इसीलिए इंडियन एडवर्टाइजमेंट जो स्पेंड किया जाता है 2019 में, पिछले साल तक का डाटा था 67,603 करोड़, जो 2021 अगले साल का डाटा बताया जा रहा है वो 85,250 करोड़। इसमें फिल्म भी है, टेलीविजन भी है, सब कुछ है, जितने माध्यम होते हैं सारे हैं। इसके भीतर अगर न्यूज चैनलों का आंकड़ा लाइएगा तो लगभग 2-2.5 हजार करोड़ रुपए है। लेकिन टोटल हम आपको बतला रहे हैं, उसका ग्रोथ देखिए, इतना ग्रोथ कहीं किसी इंडस्ट्री में आपको नजर नहीं आएगा, वो सीमेंट की फैक्ट्री हो या लोहा सरिया बनाने वाली फैक्ट्री हो। इसके ठीक पैरेलल में डिजिटल मीडिया का ग्रोथ भी है। डिजिटल मीडिया का ग्रोथ 2019 में 15,467 करोड़, 15,467 करोड़, जो 2020 में जो दिखाया जा रहा है 2025 में, यानी अगले 5 बरस के भीतर में यह लगभग 50,000 करोड़ पार कर जाएगा। यह डिजिटल मीडिया का जो जनरेटेड रेवेन्यू है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके ठीक पैरेलल में कम्युनिकेशन इस देश के भीतर में किस तेजी से चल रहा है, यह भी अगर समझना हो तो हमारा कम्युनिकेशन जो है, जिनके पास स्मार्टफोन इस देश के भीतर में है, तो पर स्मार्टफोन पर मंथ जो कैपेसिटी यूज होती है वो 9.8 GB की होती है, और 2024 तक ये डबल हो जाएगी 18 GB। यानी रफ्तार इस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में लगभग 70% लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं। उस 70% में लगभग 43% लोग रूरल इंडिया में रहने वाले भी सब्सक्राइबर हैं, जो कि कम्युनिकेशन के जरिए जो एक मार्केट है। अब इसके भीतर का अनूठा सच समझिए, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट को भी जब आप कुछ हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें टीवी अलग करते हैं, प्रिंट अलग करते हैं, डिजिटल अलग करते हैं, फिल्म अलग करते हैं, तो आप सोचिए, हम आपको एक डाटा बतलाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे किस तेजी से रफ्तार हुआ है। पहले एड रेवेन्यू समझ लीजिए, फिर ओवरऑल डाटा आपके सामने बताएंगे। एड रेवेन्यू जो था मीडिया के जरिए, वह 2014 में जब मोदी सरकार आई उस समय $6.13 बिलियन था। 2019 में यह बढ़कर $9.67 बिलियन हो गया, और जो प्रोजेक्टेड आ रहा है 2024 तक, यह लगभग $18 बिलियन तक हो जाएगा। यह एडवर्टाइजमेंट की स्थिति है, जो बीते 5 बरस में जो सिर्फ $3 बिलियन बढ़ चुका, वो लगभग $9 बिलियन अगले 3-4 साल में बढ़ जाएगा। यह स्पीड रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब मीडिया और कम्युनिकेशन के जरिए ही रूल किया जाता है। मीडिया और कम्युनिकेशन के जरिए ही लोगों को प्रवोक किया जाता है। मीडिया और कम्युनिकेशन के जरिए ही हम सारी चीज़ों को करते हैं, जिसके जरिए आप जो भी समझ सकते हैं कि इसके जरिए चीज़ें कैसे एक्सप्लॉइट होती है। 2017 में जो मीडिया और एंटरटेनमेंट की जो पूरी मार्केट थी वो लगभग $20 बिलियन की थी। इस $20 बिलियन में के से बढ़ते बढ़ते हम लोग 2021 तक, यानी अगले साल तक का जो डाटा प्रोजेक्टेड आ रहा है वो लगभग आ रहा है $33 बिलियन, यानी लगभग 13 बिलियन बढ़ गए। लेकिन सवाल है कि टेलीविजन न्यूज़ चैनल में कितना बढ़ा, टीवी में कितना बढ़ा, फिल्म में कितना बढ़ा, डिजिटल में कितना, तो आपको जानकर हैरत होगी कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ टेलीविजन का हो गया। जो न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, उसमें जो भी इंटरटेनमेंट देखते हैं, 2019 में $23 बिलियन में से $10.20 बिलियन सिर्फ टीवी का शेयर था। प्रिंट का शेयर सिर्फ $4.76 बिलियन था। डिजिटल का शेयर सिर्फ $2.48 बिलियन था। फिल्म का शेयर सिर्फ $2.62 बिलियन था। और अगले साल का जो प्रोजेक्टेड आ गया है उसके मुताबिक अगले साल 2021 में $33.56 बिलियन का ये मार्केट होगा। उसमें से 13.97 यानी लगभग 14 बिलियन, 33 में से 14 बिलियन सिर्फ टीवी का मार्केट होगा। 4.94 बिलियन प्रिंट का होगा, जो एक लिहाज से पॉइंट में बढ़ा है।
2019 की तुलना में, लेकिन डिजिटल का मार्केट बड़ा होगा। डिजिटल 5.18 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो टीवी के बाद सेकंड स्टेज में है। इसीलिए ये सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों की जो लड़ाई है, इसका सच यह है कि यह एक लिहाज से थ्रेट भी है, एक लिहाज से बिजनेस भी है। लेकिन डेमोक्रेसी को यह धराशायी और तार तार कैसे कर देता है, यह दरअसल अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जो गूगल, फेसबुक, एप्पल और अमेजन को लेकर आई है। उसने बहुत साफ तौर पर कहा, ये अमेरिकी संसद की जो न्यायिक कमेटी है उसने लगभग 450 पन्नों की एक रिपोर्ट दी है, एंट्री ट्रस्ट पैनल के जरिए ये क्रिएट की गई। इसने बताया है कि इन लोगों ने प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी, इतनी पूंजी ले आए, इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया कि इनका एकाधिकार हो गया सारे क्षेत्रों में, चेक एंड बैलेंस की स्थिति खत्म हो गई। भारत में भी ये हुआ है। भारत में भी अमेजन पर आरोप है कि उसने भारत के कारोबारियों को खत्म कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम जो क्रिएट किया। फेसबुक पे आरोप है कि उसने किस तरीके से फेक न्यूज का प्रसार करना शुरू किया और चुनाव तक में असर डाल दिया। गूगल पे यह आरोप लग रहा है कि उसने इस देश की जो राष्ट्रीय भावना थी उसको भी खंडित किया और चुनाव में भी कैसे असर डाला। अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक सत्ता क्या करेगी? राजनीतिक सत्ता इनसे संबंध करेगी, इनको संपर्क में लेकर आएगी और एक ऐसे डिजाइन में चीजें इस देश के भीतर में इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्ट दोनों के आश्रय चलेगी, जहां पर आपकी बौद्धिक क्षमता बचे नहीं, आपके भीतर कोई इंटेलेक्चुअलिज्म बचे नहीं। आप अपने तौर पर जो सूचना आ रही है उसे ही सही माने, उसे ही सच माने, और वो ज्ञान जो है वो राजनीतिक सत्ता द्वारा एक फिक्शन पे आधारित होता है और वो ज्ञान आपको बौद्धिकता के रूप में टेलीविजन चैनल परोस देंगे, अखबार परोस देंगे। अब आप क्या करेंगे? यानी एक ऐसी स्थिति आ गई, ये टेलीविजन के भीतर की जब आप लड़ाई देखते हैं, सड़क पर जो रिपोर्टर एक दूसरे को मारा, ये इनके अस्तित्व की लड़ाई है। टेलीविजन चैनलों का जो आपस में देख रहे हैं आप, वो इसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है। चैनलों का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन यह दरअसल सिविल वॉर की तरफ बढ़ती हुई स्थितियां इसलिए है क्योंकि जब एक ऐसे क्लास के भीतर ऐसी लड़ाई हो गई जो सोचा नहीं गया था, क्योंकि उसका काम ही तो उस इंटेलेक्चुअलिज्म से जुड़ा हुआ है जो कि पढ़ाई लिखाई के साथ जुड़ा हुआ है। जब उसकी ऐसी स्थिति हो गई पैसे को कमाने को लेकर, तो दूसरी तरफ सोचिए आम लोग की स्थिति क्या हो जाएगी कल को, जिनके पास बौद्धिक क्षमता उस रूप में तर्क शक्ति नहीं है। बहुत शालीनता के साथ अगर समझिएगा तो पहले सत्ता अपने अनुकूल उसने सबको किया, दबाव से किया, क्योंकि इसी दौर में जो आंकड़े बतलाते हैं कि इस दौर में क्या कुछ हुआ है, इसी दौर में सत्ता ने कहा हम प्राइम टाइम डिबेट्स में नहीं जाएंगे, सत्ता ने कहा हम गवर्नमेंट्स के ऐड बंद कर देंगे, इसी दौर में ब्लैकआउट्स किए गए चैनलों को, कुछ प्रोग्राम्स को, इसी दौर में जो कनेक्टिविटी थ्रेट था वह भी दिया गया, इसी दौर में छापे भी मारे गए, चाहे वो एनडीटीवी हो या क्विंट हो, इसी दौर में गौरी लंकेश की हत्या भी हो गई, इसी दौर में रिपोर्ट अपने लिहाज से करने पर अदालत ने रोक भी लगा दी, यानी आप ये रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। किसी मंत्री के बेटे का जिक्र है तो आप उस रिपोर्ट को फाइल नहीं करेंगे। अदालतों के जरिए रोक लगाई गई, यानी अदालत को भी मैनेज कर लिया गया। जर्नलिस्टों के खिलाफ केसेस किए गए और यह हर स्तर पे हुआ। सेंटर ने एक राह दिखाई और स्टेट्स ने भी अपने तौर पर लागू कर दिया। स्टेट में भी देखिएगा तो आपके जहन में यह बात आएगी कि कैसे कैसे लागू किया गया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में मीडिया को लेकर कैसे बंदिश बांधी, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने टीवी 9 को लेकर कैसे बंदिश की, गहलोत सरकार ने तुरंत अभी हाल में किया है, एक पत्रकार के खिलाफ कर दिया और वो उससे पूछ रहे हैं तुम्हारे पास सोर्स क्या है, जबकि सोर्स कभी भी बताया नहीं जाता और सोर्स जब भी बताया जाता है वह सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर पूछेगा या अदालत पूछेगी तो आप बता सकते हैं, सोर्स डिस्क्लोज कोर्ट भी नहीं करेगी। लेकिन देख लीजिए, और यह भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हर कोई सोचता है कि मीडिया अगर उसके पास हो जाए तो हम चीजें तहस नहस कर देंगे या मीडिया हमारे खिलाफ ना रहे, इस स्थिति में आ जाए। बड़े पैमाने पर अपने तौर पर मोदी सरकार ने किया, छोटे स्तर पे हर राज्य सरकार ने किया, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वाम गवर्नमेंट हो, लेफ्ट की हो, हर गवर्नमेंट ने किया, चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो। हर किसी ने मीडिया को अपने हिसाब से नकेल में कसने की कोशिश की, क्योंकि यही वो मंच है, यही वो टेक्नोलॉजी है, यही वो बिजनेस एस्पेक्ट है और यही लोगों को प्रभावित करने वाले हथियार है जिसके जरिए आप चीज़ों को चला सकते हैं और जिसके जरिए लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप चले जाते हैं, जब आप इतिहास और अर्थशास्त्र के जरिए चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, तो आपके जहन में तुरंत एक सवाल आएगा, शायद यह 20 साल का कालखंड 21वीं सदी भारत की, या फिर जो 10 साल के मीडिया का कालखंड है, यह एक डार्क एज है,
एक ऐसा डार्क एज जिसमें पोस्ट ट्रुथ जो है वो एक वर्चुअल दुनिया के आधार पे चल रहा है, जिस वर्चुअल दुनिया को पॉलिटिक्स ने क्रिएट किया है। एक ऐसी पॉलिटिक्स ने उस बात को लेकर क्रिएट किया जहां पर उसकी सत्ता बनी रहे, उसके बाद उसकी सारी असफलताएं उस सत्ता को पाने की सफलता तले खुद ही दफन हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत मजबूत है और लोकतंत्र हमारे शिराओं में कुछ इस तरीके से बहता है कि हम चाहकर भी अनडेमोक्रेटिक नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिस डेमोक्रेसी को जीते हैं, उस डेमोक्रेसी को जीते हुए कोई राजनीतिक सत्ता अगर अनडेमोक्रेटिक हो जाए तो इसको पकड़ पाना और शायद इस बात को महसूस करते हुए कुछ कह पाने की स्थिति में भी एक इतना अंतराल बीत जाता है कि दरअसल वह राजनीतिक सत्ता भी तब तक बदल जाती है। तो हर नए कालखंड में सत्ता परिवर्तन के जरिए आप देखते हैं कि शायद डेमोक्रेसी आ जाएगी और फिर पुरानी परिस्थितियों को उस रूप में एनालिसिस नहीं करते या फिर नई परिस्थिति में चले जाते हैं। ये हर 5 साल के बाद भारत में होते रहा है और मौजूदा वक्त में 10 साल का जो पीरियड है मीडिया का, उस 10 साल के पीरियड में उसने अपने आप को जिस तरह से सिंगुलर पिलर के तौर पर खड़ा कर दिया और राजनीतिक सत्ताओं ने भी बताया कि लोकतंत्र तो यहीं पर बसता है, यहीं पर बसा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तब आप इस डार्क एज का एनालिसिस उस रूप में नहीं कर पाएंगे जिस रूप में अगर इस देश के भीतर में कैसे धीरे 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 न सिर्फ 4th स्टेट बल्कि 1st स्टेट खत्म, पार्लियामेंट खत्म होती है, ब्यूरोक्रेसी खत्म होती है, जुडिशरी को आपको नजर आता है कि उसके फैसले कहीं राजनीति से प्रभावित हैं। ये सारी परिस्थितियों के रास्ते से गुजरते हुए आने वाले वक्त में जब इस दौर का एनालिसिस होगा तो कैसे होगा? जाहिर तौर पर वो एक डार्क एज के तौर पर होगा। और जो मौजूदा वक्त में परोसा जाता है कि हम आपको बता रहे हैं कि ये पोस्ट ट्रुथ है और वो एक वर्चुअल दुनिया में आपको ले जाकर सारी चीज़ों को रख देते हैं, उसके भीतर का सच क्या है? मीडिया के ज़रिए देखिएगा तो ख़ास तौर से कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान है, जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, उड़ीसा है, ये ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज से भी नीचे हैं और यहाँ के इशू कभी भी निकलकर सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लोकसभा की 543 सीटें या विधानसभाओं की जो सीटें हैं पूरे देश भर में, उसमें से लगभग 60% सीट और लोकसभा की लगभग 300 सीटें ऐसी हैं इस देश के भीतर में बहुत साफ तौर पर जिनके मुद्दों को लोग छूते नहीं हैं, मीडिया छूता नहीं है, स्क्रीन पे वो रेंगता नहीं है और वह अपने तौर पर लगातार एक्सप्लॉइट होते चले जाते हैं क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम कम है, वहां पर अभी अर्बनाइजेशन वैसे हुआ नहीं है, वहां पर हायर लिटरेसी रेट नहीं आई है। लेकिन मीडिया के भीतर तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये माना जाए कि मौजूदा वक्त का मीडिया जो इस डार्क एज को समझ नहीं पा रहा है या समझते हुए भी इसको एंजॉय कर रहा है, आने वाले वक्त में यह भी खत्म हो जाएगा? क्या हो सकता है? उसकी वजह है जब राजनीतिक सत्ता ने सबको एक साथ अपने सुर में बांधा और सुर में बांधने के बाद उसने चूज किया, 1 या 2 चैनलों को चूज किया, 1 या 2 न्यूज़पेपर को चूज किया, हमारे लिए तो यही लोग काम करेंगे। तब धीरे धीरे यह, क्योंकि आपने उस इकोनॉमी को डेवलप नहीं करने की स्थितियों को कभी उठाया नहीं, कभी इस देश में जीएसटी का सवाल रहा, नोटबंदी का सवाल रहा, गुण गाते रहे, गीत गाते रहे, सत्तानुकूल जो फिक्शन के आधार पर था, तब आप क्या करेंगे? तो शायद ये मौजूदा वक्त इतिहास और अर्थशास्त्र के लॉन्ग टर्म एनालिसिस के दायरे में एक डार्क एज की तरह है और जिस कालखंड को 20 बरस की सफलता असफलता के दायरे में मोदी को अगर आप देखना चाहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, तो यह भी आपको समझना होगा कि उस 20 साल के कालखंड में जो इशू थे, उन इशू की असफलता सफलता के भी ही मीडिया ने एक मसीहा को जन्म देने की कोशिश की और खोजा उसको और उसको लाकर पटल पे रख दिया। उसके पीछे इंडस्ट्रियलिस्टों का पैसा भी था, कॉरपोरेट का पैसा भी था और शायद कुछ नाराज लोगों की अपनी डेमोक्रेसी को जीने की नए तरीके से चाहत भी थी। यही तो वो कॉकटेल है जो अब आने वाले वक्त में किस दिशा में ले जाएगा, या मीडिया के झगड़े को देखकर समझ लीजिए, जो कल सड़क पर आम लोगों के बीच भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।